नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि निवेशकों के पैसे डूबे तो जिम्मेदार कौन। हिंडनबर्ग मामले में राहुल गांधी ने उठाए सवाल, पूछा क्या स्वतः संज्ञान लेगा सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव से पहले अजीत पवार ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, बोले अल्पसंख्यकों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे, जिसके बाद महाराष्ट्र के सियासत में आ गया बड़ा भूचाल। खबर में आगे जिक्र होगा कि विधानसभा उपचुनाव के बाद होगी राहुल गांधी और खड़गे की रैली, पहले सितंबर में थी प्रस्तावित। यूपी बाई इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर में आगे ये भी बताएंगे कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, 2 दिनों के दौरे पर पहुंची चुनाव आयोग की टीम। और इसी के साथ जिक्र होगा कि बांग्लादेश पर अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी, मोदी सरकार को दे डाली नसीहत। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी इंडिया गठबंधन का करते हैं समर्थन तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। निवेशकों के पैसे डूबे तो जिम्मेदार कौन। हिंडनबर्ग मामले में राहुल गांधी ने उठाए सवाल, पूछा क्या स्वतः संज्ञान लेगा सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की ओर से सेबी प्रमुख पर लगाए गए आरोपों के बाद अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि सेबी के अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों से संस्था की शुचिता के साथ गंभीर समझौता हुआ है, और उन्होंने पूछा कि क्या उच्चतम न्यायालय इस मामले पर फिर स्वतः संज्ञान लेगा। इससे पहले अमेरिकी रिसर्च एवं निवेश फर्म हिंडनबर्ग ने शनिवार रात जारी अपनी रिपोर्ट में संदेह जताया कि अडानी समूह के खिलाफ कार्रवाई करने में सेबी की अनिच्छा का कारण उसकी प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी समूह से जुड़े विदेशी कोष में हिस्सेदारी हो सकती है। राहुल गांधी ने इसे लेकर एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि छोटे खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व निभाने वाले सेबी की शुचिता इसके अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों से गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि देश भर में ईमानदार निवेशकों के मन में सरकार के लिए कई सवाल हैं, जैसे कि सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। अगर निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूब जाती तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेबी अध्यक्ष या फिर गौतम अडानी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले अजीत पवार ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, बोले अल्पसंख्यकों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जी दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ विधेयक 2024 को लेकर राजनीति लगातार जारी है। फिलहाल इसे जेपीसी के पास भेजा गया है। हालांकि इसको लेकर एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का बयान भाजपा की टेंशन को बढ़ा सकता है। धुले में एनसीपी जन सम्मान यात्रा को संबोधित कर अजीत पवार ने कहा कि केंद्र सरकार एक नया बिल लेकर आई है। इस बिल को जेपीसी के पास भेजा गया है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने आगे कहा कि एनसीपी ने फैसला किया है कि अगर आपको इस बिल को लेकर कोई चिंता है तो हम आपकी बात सुनेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अल्पसंख्यकों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे, और मैं आप सभी से अपील करता हूं कि किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें। हम किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाओं के लिए हम नई लाडली बहना योजना लेकर आए हैं। राज्य की महिलाओं को एनसीपी पर भरोसा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा उपचुनाव के बाद होगी राहुल खड़गे की रैली, पहले सितंबर में थी प्रस्तावित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की लखनऊ में सितंबर महीने में प्रस्तावित रैली अब विधानसभा उपचुनाव के बाद होगी। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद प्रदेश कांग्रेस ने लखनऊ में रैली का प्रस्ताव दिया था। लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश में एनडीए से ज्यादा सीटें पर जीत मिलने के बाद कांग्रेस ने नए सिरे से प्रदेश में अपना जनाधार खड़ा करने के लिए राहुल गांधी व खड़गे की रैली आयोजित की थी। रैली की तिथि तय नहीं की गई थी, लेकिन मौखिक रूप से केंद्रीय नेतृत्व ने सहमति दे दी थी। लोकसभा चुनाव के परिणाम से उत्साहित कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव में भी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए समाजवादी पार्टी पर दबाव बना रही है। अंतिम निर्णय दिल्ली से होना है, और प्रदेश कांग्रेस ने उन सीटों पर अपनी दावेदारी जता दी है जिन सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों की जीत हुई थी। प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। इसके चलते प्रदेश कांग्रेस की कोशिश थी कि राहुल गांधी व खड़गे की लखनऊ में रैली के बाद गठबंधन के पक्ष में माहौल बनेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, 2 दिनों के दौरे पर पहुंची चुनाव आयोग की टीम। जी हां दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग की टीम भी सक्रिय है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की एक टीम राज्य में विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को चंडीगढ़ पहुंची है। इस साल के अंत में हरियाणा विधानसभा की चुनाव होने हैं। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू भी टीम का हिस्सा हैं।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने टीम के आगमन पर उनका स्वागत किया। राजनीतिक दलों और अधिकारियों से आयोग की टीम मुलाकात करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग राज्य में चुनावी व्यवस्था को समीक्षा करेगी और यहाँ पर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अन्य प्रशासनिक सचिवों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के अलावा आला अधिकारियों की पूरी टीम राज्य में चुनावी तैयारियों के विभिन्न पहलुओं का जायजा लेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बांग्लादेश पर अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी, मोदी सरकार को दी डाली नसीहत। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बांग्लादेश मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने बिना किसी देश का नाम लिए सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया और उनके पोस्ट से पता चलता है कि उनका इशारा बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रम पर है और साथ ही साथ उन्होंने मोदी सरकार को नसीहत भी दे दी है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि विश्व इतिहास गवाह है कि विभिन्न देशों में सत्ता के खिलाफ उस समय की कसौटी पर सही गलत कारणों से हिंसक जन क्रांतियां, सैन्य तख्तापलट, सत्ता विरोधी आंदोलन विभिन्न कारणों से होते रहे हैं। ऐसे में उस देश का ही पुनरुत्थान हुआ है जिसके समाज ने अपने सत्ता शून्यता के उस उथल पुथल भरे समय में भी अपने देशवासियों की जान माल व मान की रक्षा करने में जन्म, धर्म, विचारधारा, संख्या की बहुलता, अल्पता या किसी अन्य राजनीतिक द्वेष या नकारात्मक संकीर्ण सोच के आधार पर भेदभाव न करके सकारात्मक बड़ी सोच के साथ सबको एक समान समझा और संरक्षित किया। विश्व इतिहास गवाह है कि विभिन्न देशों में सत्ता के खिलाफ उस समय की कसौटी पर सही गलत कारणों से हिंसक जन क्रांतियां, सैन्य तख्तापलट, सत्ता विरोधी आंदोलन विभिन्न कारणों से होते रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में विधानसभा चुनाव पहले शुरू होने के आसार, चुनाव आयोग के आदेश के बाद तैयारियां शुरू। जी दोस्तों, राजधानी में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। दरअसल मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने विधानसभा चुनाव के लिए एमसीडी को नोडल अधिकारियों की नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा एमसीडी को अपने कर्मचारियों को चुनाव संबंधी ट्रेनिंग देने का भी निर्देश दिया गया है। उधर एमसीडी ने मुख्य निर्वाचन कार्यालय के आदेश के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और इस कवायद के पीछे माना जा रहा है कि दिल्ली में भी इस वर्ष के अंत में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल अगले वर्ष शुरुआत में खत्म होगा। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव कराने में एमसीडी की हर मामले में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इस कारण मुख्य निर्वाचन कार्यालय दिल्ली ने एमसीडी को विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। एमसीडी के अनुसार मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने उसको चुनाव संबंधी विभिन्न कार्यों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने और कर्मचारियों को चुनाव कार्य के संबंध ट्रेनिंग देने का भी फरमान दिया है और इस कड़ी में उसने कार्य करना शुरू कर दिया है और उसने नोडल अधिकारी नियुक्त करने के साथ साथ कर्मचारियों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। उधर मुख्य निर्वाचन कार्यालय के आदेश को लेकर एमसीडी में विधानसभा चुनाव के समय को लेकर कयासों का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल अगले वर्ष फरवरी में खत्म होगा और इस कारण चुनाव होने में अभी 6 महीने बचे हैं। अभी तक किसी भी चुनाव की तैयारी 6-7 महीने पहले नहीं हुई है। इस तरह माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव पहले हो सकते हैं और इस साल के अंत में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड व जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव होने हैं। लिहाजा दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव इन राज्यों के साथ हो सकते हैं और अगले वर्ष फरवरी महीने में दिल्ली विधानसभा के अलावा अन्य किसी राज्य के विधानसभा चुनाव होने तय नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या है आरजेडी के बंद लिफाफा का राज, कौन कौन होंगे प्रत्याशी, लालू यादव के एनओसी का इंतजार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड में इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए घटक दलों ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी गतिविधि तेज कर दी है। आरजेडी ने इंडिया गठबंधन की तरफ से झारखंड में 22 सीटों पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने एक लिफाफा तैयार किया है और इस लिफाफा को आरजेडी के सुप्रीम लालू प्रसाद यादव को दिया जाना है। राष्ट्रीय जनता दल पलामू और चतरा के सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। पलामू और चतरा आरजेडी का मजबूत गढ़ रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल 7 सीटों पर चुनावी लड़ाई लड़ रही थी और 1 पर जीत हासिल हुई थी। 2024 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 22 सीटों पर दावा कर रहा है और उनका चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों से जुड़ा हुआ लिफाफा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव के पास है और इस लिफाफे में प्रत्याशियों के नाम और उनसे जुड़ी हुई जानकारियां हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव ने बताया कि लिफाफा तैयार हो गया है और
सील कर दिया गया है। जैसे ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा इसकी मांग की जाएगी, इसको सौंप दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव ने बताया कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सीट शेयरिंग का निर्णय लेगा। उन्होंने बताया कि आरजेडी गठबंधन का पक्ष धर रहा है और इस संबंध को बनाने में लालू प्रसाद यादव की भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी मजबूती के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और चुनाव कभी भी हो, पार्टी इसके लिए तैयार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस रही आम आदमी पार्टी। सिसोदिया ने बुला ली है हाई लेवल मीटिंग, पदयात्रा का भी कर दिया है ऐलान। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आगामी 14 अगस्त से दिल्ली में पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शुक्रवार को 17 महीने बाद जेल से रिहा हो गए थे। पदयात्रा के दौरान सिसोदिया दिल्ली के लोगों से मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक मनीष सिसोदिया सोमवार को आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ एक बैठक की और वहीं मंगलवार को दिल्ली के सभी आम आदमी पार्टी के पार्षदों के साथ मीटिंग करेंगे और इन बैठक में आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मनीष सिसोदिया ने रविवार को अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय और राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता समेत वरिष्ठ आम आदमी पार्टी नेताओं ने शिरकत की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जल्द खुलेगा शंभू बॉर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को राजी करने के लिए मीटिंग बुलाने का दिया निर्देश। यहाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर हाईवे को आंशिक तौर पर फिर से खोलने के लिए पंजाब और हरियाणा के पुलिस चीफ को पड़ोस के जिले पटियाला और अंबाला के एसपी के साथ मीटिंग बुलाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा है कि वो शंभू बॉर्डर पर डटे प्रदर्शनकारी किसानों को सड़क से ट्रैक्टर हटाने के लिए राजी करने को कहा है। दरअसल प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के पुलिस प्रमुख से कहा है कि वो जिला एसपी के साथ हफ्ते भर के भीतर बैठक करें ताकि शंभू बॉर्डर के पास हाईवे को आंशिक तौर पर खोला जा सके। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने पंजाब और हरियाणा सरकार की ओर से एक समिति गठन को लेकर गैर राजनीतिक लोगों के नाम सुझाए जाने पर उनकी सराहना की है और ये कमेटी प्रदर्शनकारी किसानों के साथ मीटिंग करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं, सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स, महिलाओं, एम्बुलेंस और स्थानीय लोगों की आवाजाही सुनिश्चित हो सके, इसके लिए शंभू बॉर्डर पर सड़क को आंशिक तौर पर खोले जाने की जरूरत है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में गरमाया आरक्षण का मुद्दा, शरद पवार ने मराठा समुदाय के नेताओं से की मुलाकात। जी दोस्तों, महाराष्ट्र में कई साल से मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है और इसको लेकर सरकार ने कई वादे किए हैं लेकिन अपने वादों पर कायम नहीं रह सकी है, जिसकी वजह से राज्य के कई हिस्से मराठा समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन तक भी किए, जिसके बावजूद भी सरकार के बालों पर जू तक नहीं रहेंगी। इस कड़ी में मराठा समुदाय के सदस्यों ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार से पुणे में उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उनसे आरक्षण के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही प्रदर्शनकारियों ने सोलापुर जिले में वरिष्ठ राजनेता की एसयूवी को रोका था और उनकी रैली के दौरान नारेबाजी की थी। मराठा क्रांति ठोक मोर्चा के नेता रमेश केरे पाटिल और पवार के बीच हुई बैठक पर आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने कहा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के अन्य नेता मराठा समुदाय में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने केरे पाटिल की पवार से मुलाकात को मराठा को बांटने का एक छल करार दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तराखंड कांग्रेस की दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग। और दोस्तों आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर उत्तराखंड में सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के अंदर भी फेरबदल और बदलाव की चर्चा तेज है। दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हो रही है। बैठक में निकाय चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर प्लानिंग भी बनाई जाएगी। माना जा रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस में भी जल्द बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और संगठन स्तर पर इसको लेकर हाईकमान से संकेत मिले हैं। इस बीच सभी विधायकों को दिल्ली में बैठकर सुझाव भी मांगे गए हैं और कांग्रेस मंगलौर व बद्रीनाथ सीट में मिली जीत के जोश को बरकरार रखना चाहती है। इसके लिए पार्टी ने सभी को एकजुट होकर निकाय और केदारनाथ चुनाव लड़ने की सलाह जारी की है। बता दें कि प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के साथ बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य समेत कांग्रेस के सभी विधायक और नेता मौजूद रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिंडनबर्ग मामले में कांग्रेस की मांग, माधवी बुच इस्तीफा दें, सुप्रीम कोर्ट जांच सीबीआई या एसआईटी को सौंपे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड यानी कि सेबी की प्रमुख माधवी बुच के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को लेकर सोमवार को उनके इस्तीफे की मांग की और उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया कि वो इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या विशेष जांच दल को सौंपे।
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने अडानी मामले में सेबी के समझौते करने की आशंका जताई और फिर से ये मांग दोहराई है कि एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन होना चाहिए ताकि वो मोदानी महाघोटाले की पूरी जांच कर सके, क्योंकि यह मामला एक नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और एक नॉन बायोलॉजिकल कारोबारी से जुड़ा हुआ है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अपनी पहली टिप्पणी में रविवार को कहा था कि उसने अडानी समूह के खिलाफ सभी आरोपों की विधिवत जांच की है। जयराम रमेश ने सोमवार को एक बयान में कहा कि सेबी ने अति सक्रियता दिखाने की कोशिश की है और उसका कहना है कि उसने 100 समन, 1100 पत्र और ईमेल जारी किए हैं और 12,000 पृष्ठों वाले 300 दस्तावेजों की जांच की है। जयराम रमेश ने दावा किया कि ये बहुत थका देने वाला रहा होगा, लेकिन यह मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने वाली बात है क्योंकि कार्रवाई महत्वपूर्ण है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीबीआई केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, गिरफ्तारी और रिमांड को दी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका कर दी है और सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका में केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के 5 अगस्त के फैसले को चुनौती दे दी है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। दोस्तों, सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का दरवाजा खटखटाया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सिंघवी से रजिस्ट्री को एक ईमेल भेजने को कहा और सीजेआई ने कहा कि एक ईमेल भेजे, मैं इसको देखूंगा। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के हुई है या अवैध थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई मामले के संबंध में आम आदमी पार्टी नेता की जमानत याचिका पर अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है और उसने 29 जुलाई को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसी दिन सीबीआई ने केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इससे पहले 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वो जेल से बाहर नहीं आ पाए थे। इस बीच अदालत ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खड़गे ने हिंडनबर्ग के ताजा आरोपों को लेकर जांच की उठा दी है मांग। बोले, बड़े घोटाले की पड़ताल के लिए जेपीसी है जरूरी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट में सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच के खिलाफ लगाए गए आरोप के मद्देनजर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने गंभीर जांच की मांग उठाते हुए कहा कि इस बड़े घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की जरूरत है। खड़गे ने आरोप लगाया कि जब तक जेपीसी इस मुद्दे की जांच नहीं करती तब तक ये चिंता बनी रहेगी कि पिछले 7 दशकों में कड़ी मेहनत कर बनाई गई भारत की संवैधानिक संस्थाओं से समझौता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों को बचाते रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को अडानी समूह के नियामक की जांच में सभी हितों के टकराव को खत्म करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की अपनी मांग दोहराई और खड़गे ने एक्स पर लिखा कि जनवरी 2023 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खुलासे के बाद सेबी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी अडानी को उच्चतम न्यायालय में क्लीन चिट दे दी थी। हालांकि सेबी प्रमुख से जुड़े एक लेन देन के बारे में नए आरोप सामने आ गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मध्यम वर्ग के छोटे और मध्यम निवेशकों को संरक्षण दिए जाने की जरूरत है क्योंकि वो अपनी मेहनत की कमाई शेयर बाजार में लगाते हैं और उनका सेबी पर भरोसा है। खड़गे ने कहा कि इस बड़े घोटाले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराना आवश्यक है। कांग्रेस प्रमुख ने कहा तब तक ये चिंता बनी रहेगी कि पिछले 7 दशकों में कड़ी मेहनत कर बनाई गई भारत की संवैधानिक संस्थाओं से समझौता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों को बचाते रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पटना में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन, पुलिस ने भांजी लाठियां। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को सैकड़ों छात्र 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग को लेकर बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे और इस दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। दरअसल बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग की भी मांग कर रहे हैं। इसको लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी सोमवार को पटना के बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। पुलिस ने इन अभ्यर्थियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन ये पुलिस की सुनने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए हल्का
बल प्रयोग किया। प्रदर्शनकारी यहां से हट गए लेकिन दोबारा फिर आ गए। उनको हटाने के लिए पुलिस को फिर से दोबारा लाठी भाजनी पड़ी। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि बीपीएससी द्वारा आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू किया जाए और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाई जाए। ऐसा नहीं करवाने से कई रिक्त पद रिक्त ही रह जा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि एक अभ्यर्थी का रिजल्ट प्राथमिक 9वीं से 10वीं, 11वीं और 12वीं में से किसी एक में ही दिया जाए। छात्र कहते हैं कि परिणाम जारी होने के बाद यह अभ्यर्थी का फैसला होता है कि वो किस में जाना चाहता है। ऐसे में 2 रिजल्ट देने पर एक जगह की सीट खाली रह जाती है और इसके बाद काउंसलिंग के बाद भी कई सीटें खाली रह जाती हैं। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।